kids, after a detailed discussion about the chapter, now let's start with the follow-up exercises on the chapter nutrition in plants. What is the green pigment that is essential for photosynthesis called? So question आपसे पूछ रहा है, आपको पता है photosynthesis क्या होती है, कौन कौन सी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि उन सब चीजों में से कौन सा ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है. एंड द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल. वी ऑल नो विदाउट क्लोरोफिल, तभी हम हमेशा बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होती है, ग्रीन लीव्स में होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. Okay, let's move to question number 2. What are the various components of food that are necessary for our body called? हमें ये पता है कि फूड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी डेरिवेशन के लिए बहुत जरूरी हैं. सो ऐसे कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? वो आपसे ये नहीं पूछ रहे कौन कौन से हैं, वो ये बोल रहे हैं कि उस कैटेगरी को आप क्या बोलते हो, और उस कैटेगरी को हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से पढ़ते हैं. और यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत तरह के हैं, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है. तभी जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं या हम और बहुत डेप्थ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें हर चीज को राइट अमाउंट में लेना है. तो हम कभी कभी उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स बोलने के बजाय डायरेक्टली जब हम सबकी बात करते हैं हम उन सबको सम अप करते हैं एज न्यूट्रिएंट्स. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. नेम द गैस यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर देयर फूड. राइट, तो इस बारे में बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस की ही बात हो रही है, और वो उस गैसेस का नाम पूछ रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय अ प्लांट इज यूज्ड. सो हम सबको बिना सोचे समझे इसका आंसर यूं पता है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि हम ऑक्सीजन यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स. जैसा कि मैंने पहले बोला, हम हमेशा ग्रीन लीव्स बोलते हैं जब हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है. तो वो भी आपसे यही पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जहां पे ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, क्योंकि किचन ऑफ द प्लांट लीफ है और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही है. तो हमेशा लीव्स में देयर इज अ प्लेस विच इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ओनली. राइट, तो जब आपसे पूछा जाता है अगर वो पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं तो दैट इज अ लीफ, और लीफ के पार्ट की बात करते हैं तो दैट इज क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन द लीफ. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू विच टाइप ऑफ एनर्जी. सो ये एनर्जी कन्वर्जन है कि जब शुरुआत हुई थी तो सन की एनर्जी ट्रैप की गई थी विच इज द सोलर एनर्जी. So this solar energy is converted into what type of energy after the process of photosynthesis. So हम सबको पता है ये सोलर एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जब हम इन प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं या इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, so we are receiving this chemical energy which was converted from the solar energy of the sun during the process of photosynthesis. Now let's take the other question. What is the full form of ATP? It is a very important part. You should always remember this, क्योंकि ये part जो है वो बहुत times आपको coming sections और classes में use होगा. So ATP is what? It is a source of energy जो हमारी body use करती है, and the full form of ATP is adenosine triphosphate. Please learn this very very well. Okay? Let's move to the next question. What is photosynthesis? जैसा कि हमने बहुत बार जिक्र कर लिया है, और आप फोटोसिंथेसिस अब नहीं पढ़ रहे हो, आप फोटोसिंथेसिस बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. सो फिर भी कई बार हम फेल हो जाते हैं उसको करेक्टली डिफाइन करने में. So the process by which green plants turn carbon dioxide and water into food using energy from sunlight is the process of photosynthesis. Right? याद है जब हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया था, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की थी, तो उसमें देयर वर सो मेनी डायग्राम्स जिससे हमने आपको एक्सप्लेन किया था द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का कोई लॉजिक नहीं है. जब हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर रहे थे तो हमने ब्रीफली ये सारे पॉइंट्स उस टाइम पे डिस्कस किए थे. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. इनमें से अगर एक भी मिसिंग होगा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स. अगर आपको याद आया तो आपने देखा होगा हमने बहुत तरह के रिलेशनशिप्स पढ़े थे बिटवीन प्लांट्स, चैप्टर 2 में बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज वन ऑफ देम. सो लेट्स see and revise what is symbiotic relationship.
It's a close ecological relationship between the individuals of two or more different species. In a symbiotic relationship, organisms share their shelter and nutrients among them. तो मतलब mutual understanding है, right? Example, a certain type of fungi that lives inside the plant's roots provide water and nutrients. वो उसको फायदा दे रहा है to the plant, and the fungi also obtain certain nutrients from the plant. So it's mutual, right? आप उसको कुछ दे रहे हैं और उससे आपको कुछ मिल रहा है, तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है symbiotic relationship में, just like this. It is an example to explain the symbiotic relationship. तो यहाँ पे mutual understanding है, किसी को भी harm नहीं हो रहा है एक दूसरे से. Okay? So now let's move to the next question. Name 4 insectivorous plants. अब ये बताने से पहले हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं insectivorous plants कौन से होते हैं. जबकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर उसके बावजूद भी उनको क्यों जरूरत पड़ती है इंसेक्ट्स को खाने की, ये भी एक क्वेश्चन था. वो क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो उन्होंने जो एनर्जी जनरेट करनी थी वो कर ली, लेकिन उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें उनको नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा होती है, जिसके लिए नेचर ने उनको ये बेनिफिट अपने आप दिया है कि वो इंसेक्ट्स को मारकर उनका नाइट्रोजन कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिससे उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है. पार्शियली फोटोसिंथेसिस से हो जाती है और पार्शियली इंसेक्ट्स को खा के होती है. तो ये थे हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. अब हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है. पिचर प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें एक बैग है और यही पॉइंट पे आके इंसेक्ट फ्लैप बंद हो जाता है और इंसेक्ट के जूसेस निकाल के प्लांट उसको कंज्यूम कर लेता है. सिमिलरली आपको यहाँ दिख रहा है वीनस फ्लाई ट्रैप, वो यूं बंद हो जाता है, उसके जूसेस सेक्रीट होते हैं और प्लांट वो सब न्यूट्रिशन ले लेता है. देन यू हैव ड्रोसेरा, देन यू हैव बटरवर्ट्स. इन सब में इंसेक्ट ट्रैपिंग क्वालिटी होती है जो कि उसके सारे न्यूट्रिशन को ले लेता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स. क्योंकि वो ग्रीन प्लांट्स हैं तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ प्लांट्स के पास ही ये जादुई क्षमता है ऑन अर्थ, ग्रीन प्लांट्स, और किसी के पास नहीं है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक. राइट? सो हमेशा याद रखना ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास है और किसी के पास नहीं. Now let's move to the next question. What type of nutrition is found in non-green plants? जैसा कि मैं बार बार बोल रही थी, ये वाली जादुई शक्ति खुद बनाने की सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास होती है. तो नॉन ग्रीन प्लांट्स को हम कौन सी कैटेगरी देंगे, हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक हमेशा दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. अब आप ऐसे सोचोगे कि हम भी अपना खाना तो खुद बनाते हैं. मैं यहाँ पे हाथ से खाना बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, डिपेंडेंसी की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स जिनसे हम खाना बना रहे हैं वो सब तो हमें प्लांट्स ही दे रहे हैं ना, बट प्लांट्स किसी मार्केट में नहीं जाते अपने रॉ मटेरियल्स लेने के लिए. यस, सो इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है और हमको हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है. और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है प्लांट्स के केस में ऑटोट्रॉफिक और हमारे केस में हेट्रोट्रॉफिक. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which type of plants is digestive juice secreted to digest the insects? थोड़ा थोड़ा याद आया, अभी भी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था. कौन सी टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं वो? यस, यू आर राइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. जहां पे भी वर्ड इंसेक्ट्स आता है और प्लांट्स आता है तो वो कैटेगरी सिर्फ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की होती है. Next question. What is the naturally beneficial relationship between two organisms called? Naturally beneficial relationship है. सोचो थोड़ा सा, अभी हमने इस बारे में भी बात करी थी, क्योंकि दोनों को बेनिफिट हो रहा है. वहां पे म्यूचुअल रिलेशनशिप है. सिम्बायोटिक, सिम्बायोसिज्म, मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है वहां पे. और ये आपको ये बताता है कि पेपर में क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है. आंसर तो दोनों का सेम था, एक में आपको इलैबोरेटेड वर्जन पूछा हुआ था और इस वाले में आपको इनडायरेक्टली आंसर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं. सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे वो आपसे वन वर्ड में पूछें, चाहे वो आपसे इलैबोरेटेड वर्जन में पूछें, आंसर इज इन योर हैंड्स. नाउ आवर बॉडी कैन नॉट synthesize food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. So you have to justify. क्यों ऐसा है? हमारे पास भी तो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स,
प्लांट्स की तरह, बट फिर भी हम लोग खाना क्यों नहीं बना पाते? इसका आंसर भी मैं आपको दे चुकी हूँ। क्या है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ग्रीन प्लांट्स की तरह, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और यही मैंने बताया था, यहाँ पे फर्क आता है रॉ मटेरियल्स का, राइट? हमें तो हवा पानी जीने के लिए जरूरी है, लेकिन जो हमारा खाना बनता है, जो हम खाते हैं, जो हमें एनर्जी देता है, वो हमें हवा पानी से नहीं मिलती। यस, of course they are elements which are required for our survival, but not for fulfilling the nutritional requirement. So this is the basic difference. Okay, so my next question है, algae can prepare its food by photosynthesis. You have to give reason. अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्या रीजन होगा? वही रीजन होगा कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी algae के पास होंगी. That is the reason. So the green pigment called chlorophyll required for photosynthesis is present in algae. क्योंकि हवा, पानी, धूप तो सब उसको वैसे ही मिल जाएंगी, इसीलिए algae फोटोसिंथेसिस कर सकता है. क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये सारे एलिमेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए वो प्रेजेंट होने चाहिए. ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Coleus plant has red or brown colored leaves but carries out photosynthesis. How? क्योंकि हमने कहा था हमें तो ग्रीन पिगमेंट चाहिए होता है, लेकिन जब हम कोलियस प्लांट को देखते हैं तो जो उसके लीव्स हैं वो रेड या ब्राउन कलर के होते हैं. इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, क्योंकि वो हाइड एंड सीक खेलते हैं. अब हाइड एंड सीक का मतलब क्या हुआ? आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, जैसे हमें ये रेड और ब्राउन दिख रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता उस रेड ब्राउन कलर के नीचे हमारा ग्रीन कलर प्रेजेंट है जो छुप जाता है. इसीलिए उसको तो ग्रीन कलर चाहिए जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और उसके ऊपर एक मास्क आ जाता है रेड और ब्राउन कलर का जो एक्चुअली हमें नजर आता है. सो बेसिकली उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, जो रेड और ब्राउन कलर की वजह से नजर नहीं आती. Now let's move to the next question. Insectivorous plants are green plants. They prepare their food by photosynthesis. Still trap and digest insects. Why? Now this answer should be given by you, क्योंकि ये आंसर हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं जब हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात करी थी. क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल नहीं होता ओनली बाय फोटोसिंथेसिस. उनको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो है बॉडी का, ये जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के बाद ही मिलता है, जिसकी वजह से उनकी नाइट्रोजन क्वांटिटी जो है वो बॉडी में कंप्लीट हो जाती है. इसीलिए गॉड ने उनको ये गिफ्ट नेचुरली दिया है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Gopi kept a potted plant in dark for 3 days. He then plucked a leaf from this plant and tested it for starch. He found the result negative. What is the reason for this observation? थोड़ा सा सोचो और फिर बताना. क्योंकि जब आप पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में 3 दिन के लिए रख रहे हो और फिर उसका पत्ता तोड़ते हो और आप उसको टेस्ट करते हो स्टार्च के लिए. स्टार्च हम किस लिए टेस्ट करते हैं? फूड टेस्ट होता है, राइट? क्योंकि आपको पता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड प्लांट में हमेशा स्टार्च ही होता है. तो जब हमने उसको टेस्ट किया वो नेगेटिव आया, वो पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि सबसे पहली लाइन में उसका आंसर दिया हुआ, आपने उसको 3 दिन तक डार्क में रखा. अब आपने फोटोसिंथेसिस की एक रिक्वायरमेंट जो थी उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं और लीव्स ने, जो किचन ऑफ द प्लांट होते हैं, उन्होंने खाना बनाया ही नहीं. Sunlight is one of the important requirements for photosynthesis. Hence, in the absence, there was no photosynthesis done, and as a result, no food was made, जिसकी वजह से leaves में कोई भी food present नहीं था. Okay? All right. So, I think, in what form is food synthesized in green plants? ये भी एक बहुत important question है, क्योंकि जब मैंने अभी आपको बोला स्टार्च, लेकिन जब हम इसका आंसर देखेंगे तो वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको ब्रैकेट में हमने ग्लूकोज लिखा है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब फ्रेश खाना बनता है, जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, जैसा हम भी लेते हैं, राइट? हम भी ऐसे ही करते हैं ना. हमारी बॉडी में जब एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, फटाफट ग्लूकोन डी पीते हैं, बिकॉज दैट्स द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन जब वही खाना बच जाता है अब और नहीं खाना, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. सिमिलरली प्लांट्स भी उसको स्टोर करके रखते हैं और तब वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. So that is a very, very small difference. Okay, now next. How do plants get the nitrogen required for the synthesis of proteins? अब plants को कहाँ से मिल रही है ये? Certain types of bacteria called rhizobium present in the root nodules convert gaseous nitrogen into usable form as release it into the soil. ये भी हम सब पढ़ चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एटमॉस्फेयर में जितना भी फ्री नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, रूट्स में ट्रैप कर लेता है.
तो जब वो उसको रूट में ट्रैप करता है तो उसके बाद प्लांट जो है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उस नाइट्रोजन को यूज कर लेता है। तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आया, आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा, आपको बाजार नहीं जाना पड़ा, सिर्फ जस्ट बिकॉज राइजोबियम प्रेजेंट था उसने सारा मैजिक खुद ही कर दिया। ओके, सो वी हैव टू लर्न दिस थिंग। नेक्स्ट, इज पैरासिटिक प्लांट्स हार्मफुल फॉर द होस्ट प्लांट? क्या ये सच है? पैरासिटिक प्लांट्स यूजफुल होते हैं या हार्मफुल होते हैं? Yes, they are. It's not like symbiotic relationship. उसमें क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन पैरासिटिक प्लांट्स में आपको पता है हमेशा हमारी जो होस्ट बॉडी है वो डेंजर में रहती है। सो इसका आंसर है yes. Now let's take the other question. How do fruits and bread get fungal growth? अगर आपको याद होगा तो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था एवरीडे लाइफ से। They grow from tiny spores that float around in the air. When some of these spores fall onto a piece of damp food for other materials, they grow into molds. तो जैसे घर में वो पीस रह जाता है ब्रेड का सॉगी और वहां पे आसपास कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फंगल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है जो कि आपके एयर में भर जाते हैं और एज अ रिजल्ट वो जहाँ पे भी ड्रॉप डाउन होंगे वहां पे फंगल ग्रोथ अपने आप होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि उनके लिए जो कंडीशंस थी वो परफेक्ट हो गई हैं। Right? Next, what special structures of leaves make it suitable for photosynthesis? Yes, जो हमें नहीं पता होता कई बार कि ऐसा क्या खास leaves का special structure है। Cells in the mesophyll are uniquely situated to carry out photosynthesis on large scale. This is due to higher concentration of chloroplast, which are sites of photosynthesis. So you can see cells जो मेसोफिल में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट जो कि बहुत बहुत असेंशियल है बिकॉज इट इज द रीजन जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो हम पढ़ चुके हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ देम photosynthesis is taking place. So now let's move to the next question. Explain how guard cells help in opening and closing of stomata. इसका डायग्राम बहुत सिंपल था, if you remember हमने ये डायग्राम किया था. The guard cells regulates the opening and closing of stomatal pores by the process of osmosis. क्योंकि osmosis में क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो गार्ड सेल्स में भी यही होता है, राइट? जब डे टाइम होता है सेल्स ओपन इसलिए होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है और बाहर से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है इट्स मूविंग टू द इनसाइड व्हिच इज एज लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको हमेशा गार्ड सेल्स फ्लफी दिखेंगे एंड नाइट टाइम में उल्टा होता है क्योंकि देयर इज नो फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, नो ऑस्मोसिस टेकिंग प्लेस, तो जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड हो जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, आर ऑल फंजाई हार्मफुल? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि जब हम फंजाई की बात करते हैं हमेशा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है कि ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। But is that true? Most fungi are not dangerous, but some can be harmful to health. Fungi are used in production of enzymes, organic acids, vitamins and antibiotics. आपकी बहुत सारी medicines जो आप ये खाज खुजली टाइप्स के लिए करते हो, घमौरियाँ हो जाती हैं, उन सब की जो medicines का इलाज है वो fungi से होता है most of the times। और उनमें से कुछ जो हैं बहुत सारी क्रॉप्स को भी स्पॉइल कर देते हैं फंजाई अगर हम हार्मफुल चीज़ों की बात करें, और उनमें से बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जिनसे आपको डिसीजेस भी होती हैं, जैसे मैंने बताया सबको घमौरियाँ हो जाए स्पेशली समर्स में बिकॉज एज आई मेंशन उनके लिए वो राइट टेम्परेचर है, राइट कंडीशंस है जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जहाँ मॉइस्टनेस ज़्यादा होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम। हम कर चुके हैं, हमें इतना पता है कि सिम्बायोसिस में क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे लेट्स सी लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम का क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो फिर भी हमने रिवाइज किया था। अभी आपको बताया था राइजोबियम क्या करता है, फ्री नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स वो वाले हैं जो दालें आप खाते हो और उनको नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर हम दिमाग लगाएं, हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को उसी मिट्टी में उगाएं जहां पे हमारे पास राइजोबियम प्रेजेंट है, तो वो तो हमारा सारा काम फ्री में कर देगा क्योंकि उसको नाइट्रोजन चाहिए और वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आपको फिक्स दे देगा, आपको बस उसको रहने की जगह देनी है। So this is how legumes are able to form a symbiotic relationship with nitrogen fixing soil bacteria called rhizobia. The result of this is to form nodules on plant roots within which the bacteria can convert atmospheric nitrogen into ammonia that can be used by the plant. जैसा मैंने आपको पढ़ाया, तो जो भी हमारे रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट था उसने एटमॉस्फेयर से सारा नाइट्रोजन ट्रैप कर लिया और दे दिया जी लेग्यूम्स को, और लेग्यूम्स ने खुद को ग्रो करने के लिए वो सारा यूज कर लिया।
सो दिस इज हाउ दोनों का बेनिफिट था, एक को शेल्टर मिल गया और एक को न्यूट्रिशन मिल गया. ओके, सो दिस जस्टिफाइज दैट. Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouses? Greenhouses, ये आपने देखा भी होगा, ग्रीन कलर का शेड हमेशा होता है, पर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि by growing fruits and vegetable crops inside large greenhouses, their growth can be enhanced as the weather, temperature, growing seasons can be optimized. So protection of crops against pests and insects can also be managed by these practices. Okay? Very simple. Okay. Now let's see next question. Mistletoe has green leaves and can synthesize its food. Why it is called a partial parasite? जहाँ पे word आता है partial, उसका क्या मतलब होता है? 50-50. तो हम उसको partial parasite क्यों बोलते हैं? इसका मतलब थोड़ा बहुत harm करता है और पूरी तरह नहीं करता. So mistletoe relies on modified roots that serve as a conduit through which the parasite steals water and minerals from its host. तो वो partially इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उसको खत्म ही कर देगा, but yes, कुछ हद तक वो उसमें से water और minerals चोरी कर लेता है. तो partially इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो completely होता तो plant destroy ही हो जाता, but वो इतना harm नहीं करता, थोड़ा बहुत extra उसमें से water और minerals जो उसको चाहिए अपनी growth के लिए वो ले लेता है. Next, given below are some jumbled words. You have to arrange them into meaningful words. और उसके लिए आपको नीचे एक hint दिया हुआ है. Organisms that derive nutrients from dead and decaying plants and animals. What are they called? Yes, they are called saprophytes. तो अगर आपको इसका सीधा भी आंसर आता है तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है. It's just question किस फॉर्म में आ सकता है. So now with this, let's move to another such example. Tiny pores under surface of leaves. बहुत सिंपल है, इसको बिना देखे आप बता सकते हैं. The answer is stomata. Okay, now let's move to next question. Organisms which cannot manufacture their food. इस पे हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, हम भी उसी का एक पार्ट है, and they are called heterotrophs. Okay, now next. A total parasite. So this is an example, और ये भी आपने बहुत पढ़ा है. It's called Cuscuta. These bacteria show symbiotic relationship with leguminous plants. अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे, and the answer is Rhizobium. Okay. So with this, I think we have covered all the questions, and I have given you a briefing about the whole chapter once again through this exercise. So I hope आपको सब चीजें बहुत perfectly clear हो गई हैं, questions की understanding हो गई है, और आपके पेपर में ये सारी चीजें बहुत help करेंगी. So bye bye, take care and all the best.